आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इसरार और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़ॉर्मर के बारे में। ट्रांसफ़ॉर्मर क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज़ होता है, इन सारी बातों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। जिस ट्रांसफ़ॉर्मर के बारे में हम जानते हैं वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये सारे ट्रांसफ़ॉर्मर में जो लगे होते हैं वो पार्ट्स के नाम हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़ॉर्मर ऐसा ही नहीं होता है। ट्रांसफ़ॉर्मर छोटा भी होता है जो स्टेबलाइज़र में लगा हुआ होता है। फिर ट्रांसफ़ॉर्मर और भी छोटा होता है जो मोबाइल के अडेप्टर में लगा हुआ होता है। फिर ट्रांसफ़ॉर्मर और भी छोटा बड़ा अलग अलग काम के हिसाब से ट्रांसफ़ॉर्मर का साइज़ बड़ा या छोटा होते रहता है। तो ट्रांसफ़ॉर्मर होता क्या है? तो ट्रांसफ़ॉर्मर एक मशीन है। सबसे पहले तो ट्रांसफ़ॉर्मर एक मशीन है। तो कैसा मशीन है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी कैसा मशीन है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ये एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मतलब स्थिर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़ॉर्मर एक ऐसा स्थिर इलेक्ट्रिकल मशीन है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल मशीन तो है लेकिन कैसा मशीन है? स्थिर। स्थिर मतलब स्टैटिक, मतलब इसे स्थिर इसलिए कहा जाता है, स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। मूविंग या रोटेटरी पार्ट नहीं होता है। जिस तरह मोटर में घूमने वाला पार्ट होता है इसलिए उसको रोटेटरी मशीन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक मशीन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़ॉर्मर को एक स्थिर इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है। तो ट्रांसफ़ॉर्मर क्या है? ट्रांसफ़ॉर्मर एक ऐसा स्थिर इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। जाहिर सी बात है, ट्रांसफ़ॉर्मर है तो कुछ ट्रांसफ़र ही करता होगा, ट्रांसफ़र से ही तो ट्रांसफ़ॉर्मर बना। तो ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है ट्रांसफ़र? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है? एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो कैसे ट्रांसफ़र करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से करता है, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से करता है। देखते हैं क्या होता है ये चीज़, ये कैसे करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ट्रांसफ़ॉर्मर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होने में फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे हम लोग जानते हैं कि 50 हर्ट्ज़ इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है एसी सप्लाई का। तो ये 50 हर्ट्ज़ हमेशा वही रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ट्रांसफ़ॉर्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला है कि ट्रांसफ़ॉर्मर में जिस तरफ से सप्लाई दी जाती है, अब ट्रांसफ़ॉर्मर है तो इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें एक तरफ से एक तरफ एक सर्किट होगा, दूसरी तरफ दूसरा सर्किट होगा, तभी तो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो जिस तरफ से हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, जिस तरफ से हम सप्लाई देते हैं उसे हम प्राइमरी साइड कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी, और जिस तरफ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिस तरफ से ट्रांसफ़ॉर्मर के जिस साइड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लेते हैं उसे सेकेंडरी साइड कहते हैं। तो ट्रांसफ़ॉर्मर होता क्या है? एक सिंपल सा देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मर को अगर हम बनाते हैं तो इस साइड से अगर हम सप्लाई देते हैं तो इसे प्राइमरी साइड और इस साइड को सेकेंडरी साइड कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। तो कुछ इस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मर दिखता है। ये इस साइड हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग और इस साइड हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कोर होता है, ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना हुआ एक कोर होता है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग किस तरह करते हैं, वाइंडिंग किस में करते हैं? तो सबसे पहले जो मटेरियल होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसमें एक साइड हम वाइंडिंग करते हैं और दोनों साइड वाइंडिंग करते हैं। ये जो पार्ट है जो इस तरह खड़ा है, सीधा है, इसे कहते हैं लिम्ब, और ये जो साइड है इस तरह से, इसे कहते हैं योक। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्या करते हैं कि दोनों लिम्ब में हम वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग मतलब इस साइड इसमें कंडक्टर को, वायर को लपेटते हैं। ठीक है, टर्न्स में लपेटते हैं। इसको हम लोग नापते हैं किससे? नंबर ऑफ़ टर्न्स में। तो दो साइड होता है, जिस साइड से हम सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी साइड कहते हैं, जिस साइड से सप्लाई लेते हैं उसे सेकेंडरी साइड कहते हैं। तो प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है, जितनी बार लपेटा गया है कंडक्टर को, इसे हम N
पी से डिनोट करते हैं, एन पी टर्न से लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड में जो करंट जाएगा उसे हम प्राइमरी करंट कहते हैं, और जो वोल्टेज होगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच उसे प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्राइमरी साइड में तो हम सप्लाई दे दिए, अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक सर्किट बनाता है। इसमें ये जो कोर है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट बनता है, ठीक है। ये दोनों आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं होता है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड कैसे होता है, कपल्ड होता है मैग्नेटिकली, ठीक है। ये मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, कैसे होता है वो मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल देखते हैं ये इस साइड को प्राइमरी साइड और इस साइड को सेकेंडरी साइड, जिस साइड से हम ये सप्लाई लेते हैं। तो सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है, ये लपेटों जितनी है, जितनी बार इस वायर को लपेटा गया है उसे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड कहते हैं, और एन एस से डिनोट किया जाता है। तो सेकेंडरी साइड में जो करंट मिलता है हमें, वो उसे आई एस यानी सेकेंडरी करंट से डिनोट करते हैं, और जो वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में उसे सेकेंडरी वोल्टेज कहा जाता है। अब आता है कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। तो वैसे तो बहुत टाइप का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप आधार पे, फिर कहाँ उसका फाउंडेशन के आधार पे, कहाँ पे रखा जाता है उसके आधार पे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके आधार पे भी बहुत टाइप का होता है। लेकिन हम लोग जो बेसिक है उसे देख के चलते हैं। तो सबसे पहले आता है बनावट के आधार पर, मतलब कि जो कोर है, अभी जैसे बात की है इस तरह का अगर हम ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये कोर होता है जिसमें वाइंडिंग की जाती है। तो उस कोर के आधार पे दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है कोर टाइप का और होता है शेल टाइप का। ये कोर टाइप और शेल टाइप क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और अगला है कार्य के आधार पर, मतलब कि इसका जो फंक्शन है, ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, इस आधार पे भी दो तरह का होता है। अब देखते हैं कि कोर टाइप और शेल टाइप क्या होता है। तो कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक टाइप है, ट्रांसफार्मर के कोर के बनावट के हिसाब से ट्रांसफार्मर का एक टाइप है। तो शेल टाइप और कोर टाइप क्या होगा, तो कोर टाइप जो है बेसिकली शेल टाइप और कोर टाइप जो है वो ट्रांसफार्मर का जो ये कोर है, ये कोर कौन कौन से शेप से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा शेप यानी कौन कौन से आकार का मटेरियल, कौन कौन से आकार का मटेरियल का मिलकर बना होता है, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो कोर टाइप है वो यू, ये देखिए ये जो है ये यू और ये ऊपर का आई, ठीक है, ये सीधा होता है आई होता है और इसे यू कहते हैं। तो यू और आई शेप का मिल के बना हुआ कोर जो होता है उसे कोर टाइप कहते हैं। ये कैसा होता है अभी देखेंगे। सबसे पहले तो ये वाइंडिंग की होती है वो लिम्ब में होता है, ठीक है, ये लिम्ब में वाइंडिंग की जाती है। ऊपर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये आई होगा और ये यू होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। ये यू शेप का सिलिकॉन स्टील है और इसके ऊपर आई शेप का आके मिल गया। तो सी और आई टाइप का जो होता है कोर, वो सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जब थ्री फेज़ का बात करें तो थ्री फेज़ में सिर्फ और सिर्फ आई टाइप का मिल के बना होता है, आई टाइप के सिलिकॉन स्टील से मिल के बना होता है। ये एक आई इधर से आया और तीन आई टाइप का उसके साथ ला के लग गया, और इसी में वाइंडिंग की होती है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग इसी में होती है, ठीक है। थ्री फेज़ है तो अंदर में लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, ऊपर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर ये आई टाइप, एक और आई टाइप का कोर ये आके इस पर लग जाता है। तो ये थ्री फेज़ हो गया कोर टाइप का, ठीक है। अब आते हैं शेल टाइप का। शेल टाइप कैसा होता है, शेल टाइप जो होता है बेसिकली ये यू और टी, ये जो टी है ये टी शेप होगा और ये यू शेप होगा। तो शेल टाइप किस चीज़ से कैसे मिलके बना होता है, यू और टी शेप का मिलके बना होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है, जो स्टेबलाइज़र में हम लोग देखते हैं वो यही कोर होता है, ठीक है। शेल टाइप का कोर होता है ट्रांसफार्मर का, जो जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक ही में की जाती है, ठीक है। ये सिंगल फेज़ जो है, सिंगल फेज़ टी और यू शेप का कोर से मिलकर बना होता है। और जब थ्री फेज़ का बात करें तो थ्री फेज़ में देखिए क्या क्या है, आई है, यू है, ई है, बहुत सारा कुछ इसमें मिलकर बना होता है। तो ये थ्री फेज़ हो गया, थ्री फेज़ में वाइंडिंग यहाँ पे हो जाता है, ये तीन वाइंडिंग होता है थ्री फेज़ का। तो शेल टाइप और कोर टाइप का इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है कोर का। तो कोर का कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि कोर कौन कौन से शेप का, ये
ये मटेरियल मिलके कोर को बनाया गया है, ठीक है। उस हिसाब से शेल टाइप और कोर टाइप को क्लासिफाई किया जाता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट, अगला टाइप जो होता है फंक्शन के हिसाब से, यानी कार्य के हिसाब से, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो स्टेप अप किसे कहते हैं, स्टेप डाउन किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि ये जो होता है ट्रांसफार्मर का, ये वाला पार्ट क्या है, कोर है। कोर में हम वाइंडिंग करते हैं। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड को प्राइमरी कॉइल और राइट हैंड साइड को सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं, यानी कि प्राइमरी कॉइल कहने का मतलब कि जिससे हम सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी में जिससे हम सप्लाई लेते हैं। तो जब जिस साइड से हम सप्लाई देते हैं उस साइड नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो, कम हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो, और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हो। लेफ़्ट साइड में जब नंबर ऑफ़ टर्न्स, यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है, कम है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है, कम है, और इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। अगर इसे प्राइमरी कॉइल मानते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स वाले टर्म को, प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा वाले कॉइल को ये सेकेंडरी कॉइल, तो ऐसे वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज को ये सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होके मिलता है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम रहता है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होके मिलता है, सॉरी। अब क्या होता है, अब वोल्टेज तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर है वो पावर सेम रखता है, ठीक है। एनर्जी, ऐसा तो हम जानते हैं कि एनर्जी कभी ना तो क्रिएट की जाती है, ना ही ये ख़त्म की जाती है, डिस्ट्रॉय की जाती है। एनर्जी जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो पावर भी यहाँ पे बिना कम या ज़्यादा हुए ट्रांसफार्मर इस वाले कॉइल से इस वाले कॉइल में ट्रांसफ़र करता है। जब पावर कांस्टेंट रहता है तो फिर घटता बढ़ता क्या है, वो तो सब जानते हैं, क्या घटता बढ़ता है, वोल्टेज को। जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जब ट्रांसफार्मर के यूज़ से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हम जानते हैं कि जिस साइड नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है उस साइड को अगर हम लोग प्राइमरी कॉइल माने हैं, और जिस साइड नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है उसे सेकेंडरी माने हैं, तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा कर देता है, लेकिन ये करंट क्या होता है, कम हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है कि जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। जब नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी में कम हो और प्राइमरी में ज़्यादा हो तो ऐसे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम होके मिलता है, और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, यानी प्राइमरी साइड जितना करंट था ये इधर सेकेंडरी साइड में करंट बढ़ा हुआ मिलेगा। वोल्टेज यहाँ पे घट रहा है लेकिन करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत में काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है, एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योय प्रेरण। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानने से पहले मैं ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब हम करंट पास करवाते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसमें हम करंट पास करवाते हैं, ठीक है, इसमें हम एसी करंट पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि जब ये करंट पास होता है तो ये एक अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। जिस तरह एक मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाया, कैसे बनाया, इस करंट के वजह से बनाया। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जब किसी करंट के, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है, या मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, मैग्नेट ही बन गया एक तरह से, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ। तो सर अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है,
तो म्यूचुअल इंडक्शन भी कुछ इसी से रिलेटेड होता है। क्या होता है देखते हैं। तो जब कोई कॉइल होता है, ठीक है, जब किसी कॉइल में हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है, जब किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ख़ास करके वो करंट जब चेंजिंग नेचर का हो, ठीक है। एसी करंट कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट हम जानते हैं, टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन और वैल्यू बदलते रहता है। सॉरी, ये नहीं होगा। एसी करंट कैसा होता है, ये ऐसा होता है, टाइम के साथ साथ अपना वैल्यू और मैग्नीट्यूड बदलते रहता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। तो ये क्या है, चेंजिंग नेचर का है, बदलता हुआ नेचर का है। तो जब कोई बदलता हुआ या चेंजिंग नेचर का इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपना वैल्यू और डायरेक्शन बदलते रहता है, यानी कि वो चेंजिंग नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल पे जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। अब जब कोई दूसरा कॉइल इसके सामने ला के रख दे तो क्या होगा, ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन कैसा है, चेंजिंग नेचर का है। क्यों, क्योंकि जो करंट है इसमें जा रहा है वो भी चेंजिंग नेचर का है, बदलता हुआ नेचर का है। तो जब कोई बदलता हुआ या चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल पर पड़ता है तो क्या होता है, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इस ईएमएफ के वजह से, क्योंकि ये कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है, ये सर्किट कंप्लीट है, तो इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एनिमेटेड वे में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक क्या है, एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। जब इस सर्किट में चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता हो, इससे क्रॉस करता हो, इससे जाता हो, तो क्या होता है, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसमें, तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने लगता है। ये क्या हो रहा है, चेंजिंग नेचर का हो रहा है, बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स इससे होके जा रहा है। देखिए, कभी उधर ऊपर साउथ हो गया, कभी ऊपर नॉर्थ हो गया, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंजिंग नेचर का था, बदलता हुआ नेचर का था। तो जब बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट से पास करता है तो क्या होता है, उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस ईएमएफ की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो हो गया सिर्फ एक कॉइल के लिए। तो जब ये एक सर्किट के लिए, जब ये कॉइल होगा तब क्या होगा, तो जब ये कॉइल होगा और कॉइल में चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हम जानते हैं कि किसी ये कंडक्टर में करंट जाने से क्या होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जैसा अभी इससे पहले देखे। तो उसी तरह जब ये कॉइल होगा, ये तो सिर्फ एक कंडक्टर था, जब इसको कॉइल बना दिया जाए तो क्या होगा, जब इसको कॉइल बना दिया जाए तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से। और क्योंकि जो करंट है वो चेंजिंग नेचर का है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बदलता हुआ नेचर का होगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, बदलता हुआ नेचर का है। तो अब क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसमें हम क्या दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बदलता नेचर का होता है। तो जब ये अपना डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है, तो क्या होता है, इसमें जो इस करंट की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ये पैदा कर रहा है, वो भी चेंजिंग नेचर का होगा। और जब क्या होगा, जब इसके सामने एक और कॉइल ला के रख दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो इस मैग्नेटिक पाथ के ज़रिए, इस मैग्नेटिक रास्ते के ज़रिए, जैसे कि हम पहले बताए थे मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो ये क्या है, आपस में कपल्ड है, कैसे, मैग्नेटिकली। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा। कैसे होगा देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकल रहा है वो इस पाथ के ज़रिए, इस रास्ते के ज़रिए ये दूसरे वाले कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, दूसरे वाले कॉइल में क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, और ये इस रास्ते से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है।
क्या वो भी कैसा नेचर का है, चेंजिंग नेचर का, कभी डायरेक्शन इधर हो रहा है, कभी डायरेक्शन इधर हो रहा है। तो जब चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल पर पड़ेगा तो क्या होगा, हम पहले ही हमने देखा क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो ES यानी ईएमएफ सेकेंडरी साइड, ठीक है। जैसा हमने ये क्या हो गया, एक ट्रांसफार्मर हो गया ना। तो इधर क्या हो रहा है, प्राइमरी साइड में हम क्या दे रहे हैं, प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रहे हैं, और इस सप्लाई की वजह से क्या होता है, इस कॉइल में ईएमएफ ये इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइन होता है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चेंजिंग नेचर का होता है, इसलिए उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो भी चेंजिंग नेचर का बनता है, बदलता हुआ बनता है। और हम जानते हैं कि कोई भी बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स किसी दूसरे कॉइल में आके पड़ता है, उस कॉइल से होके जाता है, तो वो क्या बनाता है, इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो ट्रांसफार्मर भी इसी तरह काम करता है। तो ये जो ईएमएफ है, इधर जो ईएमएफ बनता है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। एनपी मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी साइड, और इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी साइड। इस फॉर्मूले से इस साइड कितना वोल्टेज निकला, कितना ईएमएफ निकला, वो चीज़ मिल जाता है। ईएमएफ प्राइमरी साइड में तो हमें मालूम ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इस साइड वाला प्राइमरी साइड का जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स, ये जो लपेटों की संख्या है, ये जो ये कंडक्टर लपेटा हुआ है, इस साइड ज़्यादा है और इस साइड कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने जाना है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी साइड ज़्यादा हो और सेकेंडरी साइड कम हो तो क्या होता है, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी वोल्टेज कम हो जाता है। तो वोल्टेज कम कैसे होगा वो समझते हैं, ठीक है। वोल्टेज कम कैसे होगा, तो वोल्टेज कम कैसे हुआ, अभी जैसे कि अभी सिर्फ एक कॉइल का बात करते हैं, सिर्फ एक सर्किट है, ठीक है, सिर्फ एक सर्किट है, ये कॉइल हो गया, ठीक है। अब हम सिर्फ एक सर्किट का बात करते हैं, ये एक सर्किट का बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके चारों ओर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, वो भी चेंजिंग नेचर का। तो ये जब इसके सामने एक सर्किट और रख दिया जाए तो क्या होता है, इस चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इसमें क्या होता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ये जितना इधर ईएमएफ होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्किट है। तो अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स, अब ये पूरा का बात करें, ठीक है, ये पूरा का बात करें, ये जितना सर्किट है, जितना कॉइल है, उस सब का बात किया जाए नंबर ऑफ़ टर्न्स का, तो सब कितना होगा, इसमें जितना था उसका मल्टीपल इतना होगा, इससे गुना हो जाएगा। तो जितना इधर होगा उस हिसाब से सेकेंडरी में भी उतना होगा। तो अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी में कम कर दिया जाए तो क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, ईएमएफ कम मिलेगा हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम कर देते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा था वो इधर भी जाएगा, लेकिन जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इधर कट करेगा, जितना सर्किट को कट करेगा, उस हिसाब से इधर वोल्टेज मिलेगा। यानी कि अगर इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है तो इधर वोल्टेज ज़्यादा होगा, और इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो इधर वोल्टेज कम होगा। बस यही रीज़न है कि अगर से प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो सेकेंडरी साइड में हम लोग को जो वोल्टेज है, ईएमएफ है, वो कम मिलता है, ठीक। इसी तरह जब ये सेकेंडरी साइड का जो ये नंबर ऑफ़ टर्न्स है उसे बढ़ा दिया जाए प्राइमरी साइड के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और इधर जो वोल्टेज है वो बढ़कर मिलेगा। एक चीज़ याद रखने वाला बात यह है कि जिधर लो वोल्टेज होगा, ठीक है, जिधर लो वोल्टेज होगा, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, जिस साइड लो वोल्टेज होगा उस साइड का जो मटेरियल है, उस साइड का जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका मोटाई ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड में जो तार होता है, जो कंडक्टर होता है, वो पतला होता है जिधर लो वोल्टेज होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये तो हो गई सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की बात। लेकिन जब 3 फेज़ की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस
कंडीशन में सब कुछ सेम होगा, बस ये कोर जो है, ये कोर 3 फेज़ के लिए अलग अलग कोर बन जाता है और कुछ नहीं। 3 फेज़ आर, रेड, ब्लू, येलो, RYB होता है ना, वही चीज़। अभी जो बताया कि जब लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, उसका जो कंडक्टर है, उसका जो वाइंडिंग है वो मोटे तारों से किया जाता है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है वो पतले तारों से किया जाता है, इसके अपेक्षा इसमें पतला होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज लो होता है तो हम जानते हैं कि करंट हाई हो जाता है, और हाई करंट के लिए मोटा कंडक्टर का ज़रूरत होता है। इसलिए जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो मोटे तारों से किया जाता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग पतले तारों से किया जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, शेल टाइप में जैसे बताया था, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये जो वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज के अंदर किया जाता है, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले होगा, उसके फिर इसको इंसुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर, ठीक है, बाहर। ये 3 फेज़ हो गया। 3 फेज़ में टर्मिनल कितने मिल रहे हैं, 3 इधर इनपुट से, ये हाई वोल्टेज का 3 और लो वोल्टेज का 3। तो जो टर्मिनल होता है ये कनेक्टेड होता है डेल्टा और स्टार कनेक्शन में, ठीक है। जिस साइड 3 वायर हो, ठीक है, जिस साइड सिर्फ और सिर्फ 3 वायर हो वो कौन सा कनेक्शन होगा, डेल्टा कनेक्शन, और जिस साइड 4 वायर निकला हुआ हो उसे कहते हैं स्टार कनेक्शन। जो 4 वायर होता है, चौथा वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा होता है, ये न्यूट्रल वायर होता है। यही 4 वायर जो है हम लोग के घर तरफ आता है ट्रांसफार्मर से, यानी कि जो सेकेंडरी साइड है हमारे घर के पास वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन में होता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम जानते ही हैं। कोर टाइप, इसमें एनर्जी लॉस होता है, क्या क्या होता है, ये एडी करंट लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा, और IR लॉस होगा। IR लॉस मतलब हीट लॉस, ठीक है। अब इनके बारे में अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि एनर्जी लॉसेस क्या क्या होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये तीनों लॉसेस की वजह से ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस हीट एनर्जी को लॉस को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ये बहुत सारा हीट बाहर निकलने लगता है इसकी वजह से, इसके लिए क्या करते हैं हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं, ठीक है, ताकि जो हीट है वो डेसिपेट हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और ये होता है जो कूलिंग रेडिएटर होता है, कूलिंग रेडिएटर यानी कूलिंग ट्यूब जैसे पड़े, इससे क्या होता है कि जो हीट है वो बाहर निकल जाता है। अब जब ये हीट ये ऑयल है वो गर्म होगा, हीट होगा, तो क्या होगा, फैलेगा, तो फैलने के बाद क्या होगा, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं, यहाँ पे जगह खाली होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है, फैलता है, तो क्या होता है, ये कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। लास्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग यानी ट्रांसफार्मर का यूज़। तो ट्रांसफार्मर यूज़ कहाँ होता है, तो दैनिक जीवन में मतलब हमारे रोज़मर्रा में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रेडियो, रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रीजर्स जो है वो, रेडियो, टेलीफोन, टीवी, मोबाइल फ़ोन का अडेप्टर, स्टेबलाइज़र, इन सारी चीज़ों में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ये सारा चीज़ जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर देखते हैं, ये सब क्या है, जहाँ पे भी वोल्टेज को कम करने या ज़्यादा करने का ज़रूरत हो उस जगह पे ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कारखानों में जहाँ पे वेल्डिंग हो, वेल्डिंग में क्या करते हैं, हमें हाई करंट का ज़रूरत होता है, तो उस जगह क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को लो करते हैं और हाई करंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह अलग जगह फर्नेस वगैरह में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है कारखानों में। इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ पे बनती है, पावर जनरेशन जहाँ पे होती है पावर प्लांट में, वहाँ भी जहाँ बनती है वहाँ से हमारे घरों तक आने में जो ट्रांसफार्मर है वो करंट की प्रबलता यानी कि कम कर देती है, यानी वोल्टेज को बढ़ाती है, करंट को कम कर देती है, यानी स्टेप अप किया जाता है, ठीक है। जैसे जनरेशन होता है, अगर वैसे तो जनरेशन बहुत सारे किलो वोल्ट्स में होते हैं, लेकिन अगर 11,000 किलो वोल्ट में जनरेशन हो रही है तो ट्रांसमिशन करने के लिए, हमारे घरों तक आने के लिए उसको स्टेप अप करके लगभग 132 किलो वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, और फिर उसे ग्रिड स्टेशन, फिर सब स्टेशन से फिर हमारे घर के आसपास वाले ट्रांसफार्मर में तक भेजा जाता है, और यहाँ तक आते आते 11,000 वोल्ट तक हो जाता है, और फिर हमारे घर के आसपास वाले जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से फिर एक बार और स्टेप डाउन करके 420 या 220
440 और 220 वोल्ट, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट। 440 यानी 3 फेज़, 220 यानी सिंगल फेज़। तो इसमें स्टेप डाउन किया जाता है और फिर उसे हम घर में लेके आते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर बनता है उस जगह भी स्टेप अप, और ट्रांसमिशन में भी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसा अभी 440 वोल्ट और 220 वोल्ट वाला बोला। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। मतलब कि जहाँ भी वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जाए उस जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।